नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला के जो आप स्वर पढ़े हैं, उसमें हमारा 2 टॉपिक छूट गया था। उसमें एक था अयोगवाह और ये अल्प प्राण से संबंधित यानी घोष और सघोष या अल्प प्राण से संबंधित था। उसको आज हम पूरा करेंगे। इसके बाद आज हम आपको व्यंजन से टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। और इससे पहले आज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे ये वादा किया है कि हमारा वर्णमाला पूरा होगा और आप इस वर्णमाला को देखिएगा। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट अगर है, आज तक डाउट अगर रहा हो, तो आज हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। और आपके एग्ज़ाम का ये मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो कहिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आते हैं, मैं अपने टॉपिक पर चलता हूं। हमारे टॉपिक में जैसे हमने आपको लगभग 3 वीडियो बना करके दिया, जिसमें ये स्वर से संबंधित था, तो मुझे उम्मीद है स्वर से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूटा हो। ये चाहे आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम देते हो या चाहे IAS PCS का एग्ज़ाम देते हो या TGT PGT कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देते हो, इसमें मेरे क्वेश्चन से यानी कि मेरे टॉपिक से सभी प्रश्नों, सभी क्वेश्चनों या सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन के से संबंधित ये मेरा दावा है कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। ये स्वर से संबंधित आपका ये 2 शब्द छूटा हुआ था। पहला नंबर कि स्वर में हमने आपको अयोगवाह के बारे में नहीं बताया। तो स्वर में अयोगवाह ये कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी वर्णमाला पढ़ा रहे हैं और इसमें हमारा 3 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ये चौथा टॉपिक हमारा है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह आप जानते हैं कि जिस दिन हमने आपको स्वर और व्यंजन बताए थे, यानी कि स्वर में हमने आपको 11 स्वर बताया था, और उसी 11 में से अगर आप ये शिशु और बी यानी शिशु ए और बी यानी प्रथमा क्लास, द्वितीय क्लास, इसमें जो पढ़ाया जाता है उस किताब से यदि मैच करेंगे तो उसमें दिया हुआ कि आपके 13 वर्ण हैं यानी 13 स्वर हैं। उस 13 स्वर में से हम लोग पढ़ते हैं मात्र 11 स्वर, और आपके एग्जाम में 11 स्वर के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद 2 जो स्वर उसमें आपको दिखाया जाता है, ये अयोगवाह के नाम से आपके तैयारी लेवल यानी कि परीक्षा की तैयारी में आपको इस अयोगवाह के नाम से आपको जाना जाता है। तो अयोगवाह हमारे 2 हैं। ये कौन कौन से हैं? एक जो आप अंक पढ़ते हैं, दूसरा अह पढ़ते हैं। इन दोनों अक्षरों को मिला करके क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब इस अयोगवाह में जब दोनों अक्षर यानी अंग और यह अह हो गया, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो अह है इसे विसर्ग के नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों अक्षर यह अंग और अह, अगर ये पूछा जाए कि हमारे अयोगवाह क्या हैं, तो अयोगवाह में हमारा 2 अक्षर आता है, एक अंग आता है और दूसरा अह आता है। अब इन दोनों को अलग अलग अगर पूछा जाए कि अंग को क्या कहेंगे, तो अंग को हमारा अनुस्वार होता है और अह जो होता है ये विसर्ग होता है। अब इसके बाद एक प्रश्न और आप यहाँ से आपका पूछा जाता है कि यह स्वर जो होते हैं, सभी स्वरों में जितने भी स्वर हैं यानी कि 11 स्वर जो होते हैं, ये सभी 11 स्वर ये घोष के अंतर्गत आते हैं, और इसी घोष को सघोष भी कहते हैं। सघोष यानी कि सभी घोष, यानी कि सभी जितने भी स्वर होते हैं, आप अपनी भाषा में कह सकते हैं घोष मतलब इसी में घुसे रहते हैं। यानी कि जितने भी स्वर हैं, 11 जो स्वर हैं, ये सभी स्वर इसमें यानी कि किसमें? वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। यानी कि सघोष, ये घोष और सघोष दोनों ये बातें एक ही होती हैं। इसके अलावा देखिए, तथा अल्प प्राण होते हैं, यानी कि जितने भी ये स्वर होते हैं सभी स्वर अल्प प्राण में रखे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी के सभी स्वर किस में होते हैं?
तो सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर और किस में होते हैं? तो सभी स्वर घोष में होते हैं। और इस घोष को कहते क्या हैं? तो इस घोष को सघोष भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं। नोट में हमने यही लिखा कि सभी स्वर घोष, और इसी घोष को सघोष भी कहते हैं, तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। आप इतना याद रखिए। अब आगे हम चलते हैं व्यंजन के बारे में, यानी कि अगला टॉपिक हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इस टॉपिक की अगर हम चर्चा करें तो इस टॉपिक में आप देखते हैं कि ये जितने भी व्यंजन हैं, यानी कि व्यंजनों में जैसे हमने पहला लाइन यहाँ पे हमने लिखना चालू किया है कि इस व्यंजनों में पहला नंबर होता है यहाँ से। चलिए अभी इसको हम बाद में बताते हैं, पहले इन व्यंजनों को लिख करके आपको दिखाते हैं कि इन व्यंजनों को कौन कौन से व्यंजन होते हैं, इनके बारे में देख लीजिए। क, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद होता है च, छ, ज, झ और इया। ये हो गया दूसरी लाइन। तीसरी लाइन में ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसके बाद त, थ, द, ध, न। इसके बाद है प, फ, ब, भ और म। ये आपका हो गया 5 लाइन। अब इस 5 लाइन के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो पहली लाइन आपने पढ़ा कि क, ख, ग, घ, अंग, अब इसमें से क्या है कि ये जो अंतिम लाइन है, यानी कि अंतिम जितने भी अक्षर हैं, इनको आप क्या कहते हैं? ये एक नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंगा, अंगा, यानी कि अंगा जो होता है ये नाक से बोले जा रहे हैं। इया, अड़ा, ना, मा, ये सब नाक से निकल रहे हैं, यानी कि इनको आप नासिक के वर्ण कहेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी इनको हम फिर बताते हैं आगे ये इनको कहते क्या हैं, ये किस वर्ग में रखे जाते हैं, इनको पहले आप देख लीजिए। इनको जो क से स्टार्ट होते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, तो इनको कहते हैं क वर्ग। इसके बाद ये च से स्टार्ट हो रहा है, च, छ, ज, ज, इया, तो ये हो गया च वर्ग, च वर्ग, ये हो गया च वर्ग। यहाँ से च से स्टार्ट हुआ इसलिए च वर्ग। अब यहाँ ट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको ट वर्ग कहते हैं, ट वर्ग हो गया। इसके बाद यहाँ त से स्टार्ट हो रहा है, ये त वर्ग हो गया, त वर्ग। और यहाँ ये प से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे ये प वर्ग हो गया। अब यहाँ इनको हम वर्गों में बांट लिए, यानी कि पहले वर्ग का, यानी क से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको क वर्ग, ये च से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको च वर्ग, और ये ट से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको ट वर्ग। अब यहाँ से इसके बाद ये त से स्टार्ट होता है इसलिए त वर्ग, और यहाँ पे ये प से स्टार्ट होता है इसलिए ये प वर्ग कहा गया। अब ये वर्गों में हमने बांट लिया, लेकिन इसको उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे इसको हम वितरित करेंगे, कैसे हमको इसको बांटेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि पहले वर्ण ये जो क वर्ग के हैं, ये क वर्ग को हम कंठ से निरूपित करते हैं, यानी कि कंठ से स्वरित करते हैं। ये उच्चारण कहाँ से होता है? ये उच्चारण कंठ से होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इस प्रकार से ये कंठ से निकल रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। ये कंठ वर्ण हो गया। इसी प्रकार से अगर च को हम पुकारें तो कहते हैं च, छ, ज, झ, इया। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? यानी कि ये तालु से आ रहे हैं, तो इसको तालव्य वर्ण कहते हैं, तालव्य। ये तालव्य वर्ण हो गए। पहला क्या हो गया? कंठ वर्ण। दूसरा क्या हो गया? तालव्य वर्ण। और तीसरा क्या होता है? ये ट से पुकारे जा रहे हैं तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, यानी कि मूर्धा से।
मूर्धा से पुकारे जा रहे हैं, यानी कि जीभ को मोड़ करके आप बोल रहे हैं ठ ठ ड ढ, यानी कि जीभ इस प्रकार से लड़ करके जा रही है, आपके तालू में लड़ करके तब बाहर निकल रही है। तो ये जब लड़ करके बाहर निकल रही है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। यानी कि मूर्धन्य, यानी कि ये मूर्धा से निकल रहा है, मूर्धन्य, इसलिए इसको मूर्धन्य कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये तय को पुकारते हैं, त थ द ध अड़ त सॉरी त थ द ध न। तो ये कहाँ से पुकारे जा रहे हैं, तो ये आपके जो है ये जीभ ये ठोकर मार रही है, कहाँ पे, ये दंत पर ठोकर मार रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दंत से कहते हैं, दंत्य, दंत्य वर्ण हो गए। अब बचा यहाँ पर प वर्ग, तो यहाँ पे देखिए प फ ब भ म, यानी कि इसका मतलब कि ये प वर्ग कहाँ से निकल रहे हैं, तो ये प वर्ग जीभ हमारा कहीं भी नहीं टकरा रही है, ना तो मुड़ रही है, ना तो तालू को ठोकर मार रही है, ना तो दांत में ठोकर मार रही, कहीं नहीं। यानी कि यहाँ पर जीभ का कोई रोल नहीं आ रहा, केवल आपके प फ ब, इसका मतलब क्या है कि केवल आपके ओंठों का यहाँ पर रोल है, आपके ओंठ के माध्यम से ये वर्ण निकल रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो ओष्ठ वर्ण में ये 5 अक्षर हो जा रहे हैं ओष्ठ वर्ण, और इसमें यानी कि सभी में ये 5-5 वर्ण लिए जाते हैं। अब पुनः एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक क्या है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में हमने स्टार्ट से पढ़ाना चालू किया कि हमारा ये क ख ग घ अंग, यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हम क को उच्चरित करते हैं या क से हम चालू करते हैं तो इसको क वर्ग कहते हैं, क वर्ग, यानी कि ये क वर्गों के सभी परिवार हैं, क के सभी परिवार हैं। तो अगर क के सभी परिवार हैं तो ये किस में रखे जाएंगे, क वर्ग में रखे जाएंगे। अब ये च वर्ग के सभी परिवार हैं, यानी कि च छ ज झ ये, तो ये च वर्ग के सभी परिवार हैं, तो ये किस में रखे जाएंगे, च वर्ग में रखे जाएंगे। अब यहाँ पे इसी प्रकार ये ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, तो ये ट वर्ग के परिवार हैं, तो ये ट वर्ग में रखे जाएंगे। अब यहाँ पे ये त वर्ग के हैं तो त थ द ध न, ये त वर्ग के हैं तो त वर्ग में रखे जाएंगे। अब यहाँ पे ये प फ ब भ म, तो ये प वर्ग के हैं, यानी कि प के परिवार है, तो ये प वर्ग में रखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो क वर्ग है, आपने बताया कि ये क वर्ग के परिवार है, इसलिए इनको क वर्ग कहेंगे। अब ये क वर्ग उच्चरित कहाँ से होता है, तो उच्चरित करके आप खुद देख लीजिए। जैसे आप बोलते हैं क, तेज से बोलिए, जहाँ आप बैठे हैं वहीं से बोलिए क, तो ये कहाँ से निकल रहा, आपके कंठ के माध्यम से निकल रहा है। ये क आपके कंठ के माध्यम से, ख आपके कंठ के माध्यम से निकल रहा, क ख ग घ अंगा, तो ये कंठ से ही निकल रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये क वर्ग कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से उच्चारण स्थान इसका है, तो कंठ है। अब इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि च वर्ग कहाँ से निकल रहा है, या च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिए च छ ज झ य, तो ये क्या कर रही है, ये जो आपकी जीभ है ये तालू से टकरा रही है, ऊपर की तरफ में जो है मार रही है, तो यानी कि च छ ज, तो देखिए ये जो च छ ज झ ये है, ये क्या कर रहा है, यानी कि च वर्ग ये आपके तालू से टकरा रहा, जीभ आपकी तालू में ठोकर मार रही, इसलिए क्या है, तालव्य वर्ण है, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य वर्ण। अब ये मूर्धा क्या है कि ये ट वर्ग के, यानी कि ट ठ ड ढ अड़, ये जो आपकी जीवा है ये आपके दांतों पर इस तरह मार करके, यानी कि आपके दांतों पे नहीं, ट ठ, यानी कि आपके तालू पे मार करके ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मार करके ऐसे मुड़ जा रही, ऐसे मार करके मुड़ जा रही, ट ठ ड
ढ इस तरह से मार करके मुड़ रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य, यानी मूर्धा से निकलने वाला, यानी कि मूर्धन्य। ये ट वर्ग की जितने भी हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं, उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धन्य है। इसके बाद आते हैं ये त वर्ग है। अब इसको उच्चरित करिए, त, थ, द, ध। जब ध्यान देने की बात है कि ये जो आपके जिह्वा है, ये आपकी जिह्वा आपके दांतों से टकरा रही है, आपके दांतों को पीट रही है, वहाँ से पीट करके तब ये स्वर निकल रहे हैं, ये व्यंजन निकल रहे हैं। तब ये जब व्यंजन निकल रहे हैं त वर्ग के, तो कहाँ से, दांत से, यानी कि दांत के माध्यम से ये निकल रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, दंत व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं प वर्ग वाले में। तो प वर्ग का देखिए, प वर्ग में क्या करते हैं कि प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पे ना तो आपके दांतों का रोल है, ना तो आपके जीवा का रोल है। अब यहाँ पे रोल किसका है, तो अब बोल करके खुद देखिए, प तो क्या कर रहा, आपका ओठ एक बार सट रहा है, फिर खुल रहा, फिर सट रहा, फिर खुल रहा। प, फ, ब, भ, म इस तरह से चल रहा, यानी कि यहाँ पे आपके ओंठों का जो है रोल है। तो इसलिए जब आपके ओंठ केवल रोल अदा कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ वर्ण आ गया। अब यहाँ पे आप वर्णों के बारे में आपने समझ लिया। तो यहाँ पर जब आपने इनके वर्णों के बारे में समझ लिया, अब आप कहेंगे याद कैसे करेंगे। तो याद करने का भी तरीका है, देख लीजिए। यहाँ से एक एक अक्षर आप पढ़िए, क, च, ट, त, प, कचट तप, ये कचट तप हो गया। अब यहाँ से एक एक अक्षर पढ़िए, तो ये हो गया क, ता, मू, दन, ओ। क्या पढ़ेंगे, क, ता, मू, दन, ओ, यानी कता, क से कंठ वर्ण, यानी क वर्ग। ता, ता से च वर्ग, यानी तालव्य, यानी कि तालव्य से आपका च वर्ग हो गया। मुंह, मुंह माने मुंह, मुंह से हो गया ट वर्ग। इसके बाद है दन, दन माने दांत से, यानी कि त वर्ग। ओ माने ओठ से, यानी कि प वर्ग। तो आप इसको अपने हिसाब से बना लीजिए। जैसे आप क्या कहेंगे, कहता मुंह दन ओ, इसका है जो है ट्रिक बना लीजिए, कहता मुंह दन ओ। क माने कंठ, ता माने तालु, मुंह माने मुर्दा, दन माने दंत, ओ माने ओष्ठ। कहता मुंह दन ओ। अगर नहीं याद होता है तो क के नीचे लिख लीजिए कंठ, कंठ, और ता के नीचे लिख लीजिए तालु, यानी कि तालु। तालु किससे बोला जाता है, तालव्य, यानी कि च वर्ग, इसके नीचे लिख लीजिए च वर्ग। और ये मुंह, यानी कि मूर्धा, मूर्धा यहाँ पे ट वर्ग लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए क, च, ट, त, प। तो ये जिसका अक्षर जिसके ऊपर लिखा है उसका वही आंतरिक स्वर हो गया, यानी उच्चारण स्थान हो गया। तो क, ता, मू, दन, ओ, इतना आप याद रखिए, इतने के हिसाब से आप टोटल याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका छोटा सा ट्रिक। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे में देखिए क्या क्या लिखा जाता है। तो चूँकि हम ये ऊपर वाले को मिटा देते हैं तो स्पेस भी मिल जाएगा लिखने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह, यानी कि हमने बताया कि अनुस्वार और विसर्ग को मिल करके, दोनों को मिला करके अयोगवाह बनाते हैं। अब व्यंजन में हमने आपको पढ़ाया। अब ये देखिए हमने आपको बताया ट्रिक याद करने का। यहाँ पे हम स्पष्ट लिख दे रहे हैं कि ट्रिक हमारा क्या है। ट्रिक हमारा है कि जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, आप इसको रटेंगे तो रटने से याद नहीं हो रहा। तो याद करने का क्या तरीका है, सब में एक एक अक्षर ले लीजिए। क, ता, मू, मू, दन, ओ। इसको आप पढ़ेंगे तो कह देंगे कि क, ता, मू, दन, ओ, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब ये कता यानी कंठ से क्या बोला जाता है, क वर्ग बोला जाता है। जितने भी क वर्ग में अक्षर आते हैं, क से लेके अंगा तक,
इसके बाद तय वाले में क्या बोला जाता है? तालव्य। तालव्य वाले में चय वाले वर्ग को बोला जाता है। मूर्धा से क्या बोले जाते हैं? ये टय वर्ग के बोले जाते हैं। दंत से क्या बोले जाते हैं? ये तय वर्ग के बोले जाते हैं। ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं? तो ये पय वर्ग के बोले जाते हैं। तो इतना तो आपको जो है ट्रिक याद हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका ट्रिक याद करने का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है? आप देख रहे हैं कि ये लास्ट में अंगा इया अड़ा मा अड़ा नाम, अंगा इया अड़ा नाम आप उच्चारण करिए तो आपको क्या मिलेगा? ये मिल रहा है कि आप इसको नाक से भी बोल रहे हैं, मुंह के अलावा ये आप स्वर आपके नाक, ये व्यंजन आपके नाक से भी निकल रहा है, यानी कि नाक से निकल रहा है। जैसे अंग न, इस तरह से आप अगर बोलते हैं तो ये व्यंजन आपके नाक से भी निकल रहा है। तो इसलिए नाक से निकलने की वजह से इसको क्या कहेंगे? इसको नासिक्य वर्ण कहते हैं, नासिक्य वर्ण। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये नासिक्य वर्ण क्या है। तो नासिक्य वर्ण के बारे में देख लीजिए। नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण में क्या आते हैं? ये सभी पंचमाक्षर जितने होते हैं इसी को नासिक्य वर्ण कहते हैं, और इन्हीं को पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यानी कि पंचम अक्षर, ये पंचमाक्षर हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो नासिक्य वर्ण है ये कौन से आते हैं? अंग इए अड़े न में, ये नासिक्य वर्ण हो गए। और इन्हीं नासिक्य वर्ण को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं, यानी कि पांचों ये जो अक्षर है इसी को पंचमाक्षर कहते हैं। तो इन दोनों का नाम एक ही है, अंग इए अड़े न में को ही क्या कहेंगे? नासिक्य वर्ण कहते हैं, इसी को पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में इन दोनों नामों की वजह से ये प्रसिद्ध हैं। कभी कभी नासिक्य वर्ण के बारे में पूछ लिया जाता है कि नासिक्य वर्ण कौन से हैं, या कभी कभी कह देता है पंचमाक्षर कौन से हैं, तो पंचमाक्षर अंग इए अड़े न में है। ओके, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप इसके बारे में जान लिए, ये पंचमाक्षर। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ाना है ये आपको तो याद हो गया होगा। अब यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपका आता है, यहाँ पे लिखते हैं, उसके आगे जैसे आपका आ जाता है। चलिए इसको हम ट्रिक वाले को मिटा देते हैं, क्योंकि आपको ट्रिक याद हो गया होगा। ट्रिक वाले को मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब ट्रिक वाले को हमने मिटा दिया तो इसके आगे हम क्या लिखें? अब यहाँ प फ ब भ मैं आपने लिख लिया। इसके बाद अब देखिए कौन से अक्षर आते हैं। इसके बाद आता है य, र, य, र, ल, ल, व। बस यहीं रुकिए अभी। अब यहाँ रुक जाइए। य, र, ल, व। अब य, र, ल, व ये कौन से अक्षर है भैया? अब ये क्या कहलाते हैं? इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यह भी सही नहीं लिखा हुआ। अंतस्थ वर्ण कहते हैं, अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, यानी कि य, र, ल, व अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से वर्ण होते हैं तो ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। यानी कि यही चार अक्षर ऐसे हैं जो अंतस्थ वर्ण यानी कि अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे व्यंजन लिखिए, वर्ण ना लिखिए, व्यंजन होते हैं। क्योंकि एग्जाम में व्यंजन के नाम से आपका पूछा जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब ये चार अक्षर हो गए अंतस्थ व्यंजन।
इसके बाद देखिए, अब ये र ल व आपने लिख लिया। अब इसके आगे देखिए, आप लिखेंगे बड़ा स स्पष्ट दिख रहा है। चलिए और थोड़ा बढ़िया लिख देते हैं। बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और है। तो यहाँ पर ये वर्ण जो हैं, ये सभी चारों वर्ण क्या कहलाते हैं? ये सभी चारों वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, यानी कि ऊष्म व्यंजन लिख लीजिए। ऊष्म व्यंजन कहते हैं इसे। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ये बड़ा स, छोटा स, मूर्धन्य स, है, ये सभी चारों वर्ण क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो ये 4 व्यंजन य, र, ल, व आता है अंतस्थ व्यंजन में। और ऊष्म व्यंजन में क्या आते हैं? बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और है आते हैं। ये आपके 2 लाइन कन्फर्म हो गए। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बारे में देख लीजिए। ये तो आपने पढ़ा कि ऊष्म व्यंजन, लेकिन ऊष्म व्यंजन कहते क्यों है इन्हें? तो जब आप बोलते हैं, इनका उच्चारण जब आप करते हैं, तो ये ऊष्मा दे करके निकलते हैं। जैसे स बोलते हैं ना, या ह, जब आप इसको बोलते हैं तो ये ऊष्मा घर्षण करके निकल रहे हैं। ये व्यंजन आपके मुख से ये जो है घर्षण करके निकल रहे हैं। जब घर्षण करके निकल रहे हैं तो इनसे एक ऊष्मा मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा मिल रहा, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बात आ गई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब ऊष्म व्यंजन के अलावा अब इसमें देखिए एक 4 अक्षर और आते हैं। 4 अक्षर कौन कौन से हैं? छ है, छ एक त्रय हो गया, एक अज्ञा हो गया, अज्ञा, और ये चौथा नंबर इसी में आता है श्रय करके। ये 4 व्यंजन, यानी छ, त्रय, अज्ञा और श्रय, ये 4 अक्षर क्या कहलाते हैं? ये 4 अक्षर आपने अब तक पढ़ा क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन कह लीजिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब कि यह 2 अक्षरों से मिलकर के बनाए जाते हैं, यानी कि यह ज्वाइंट करके, जुड़ करके बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे छ, त्रय, अज्ञा और श्रय, इन सभी को मिलाकर के जब हम आपको 52 वर्ण सिखाए थे, यानी कि 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, टोटल 52 अक्षर लिखी जाती है, तो ये 52 अक्षर में ये 4 अक्षर को हम बताए थे आपको, और 2 अक्षर और हम बताए थे, अभी आगे हम बताते हैं उसको भी। वो 2 अक्षर कौन कौन से हैं? तो पहले इसके बारे में देख लीजिए। ये जो 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व, इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, है, इन सबको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर छ, त्रय, अज्ञा और श्रय, ये संयुक्त व्यंजन के बारे में होते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन से कंठ में आते हैं, कौन से तालु में आते हैं, कौन से दंत में आते हैं, ये सभी के बारे में अभी बताएंगे। अभी आप धैर्य रखिए, ये सभी का संधि विच्छेद करेंगे, घबराइए नहीं, अभी धैर्य रखिए। आगे बढ़ते हैं। ये सभी तीनों स और है, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर छ, त्रय, अज्ञा और श्रय, ये सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। और हमने ये बताया आपको कि ये पंचमाक्षर यानी कि नासिक के वर्ण के अंतर्गत आते होंगे नहीं बल्कि आते हैं। अब देखिए अंग ये अड़नम, ये अनासिक के वर्ण पंचमाक्षर हो गए। ये रह ये क्वेश्चन से संबंधित है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये रह ये अंतस्थ व्यंजन है। तीसरे क्वेश्चन आपके ये बन गए, बड़ा से, मूर्धन्य से, छोटा सा है, उसमें व्यंजन है। छ, त्रय, अज्ञा, श्रय संयुक्त व्यंजन है, ये चौथा क्वेश्चन बन गया। और बाकी इनसे
इनसे तो तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, ओष्ठ वर्ण, ये सभी इसमें इसके अंतर्गत ये तमाम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए, ये 6 त्रैज्ञा संयुक्त वर्ण हो गया। अब यहाँ पे अब क्या करें, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जगह है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पाँचवें क्वेश्चन में आपका ये पूछा जाएगा कि ये 2 अक्षर जो बच रहा है, ये 2 अक्षर कौन कौन सा है। एक तो आपने अड़य आपने अब तक ये बनाया, ये भी अड़य है आपका, लेकिन जब कहीं कहीं ये अड़य का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये इस अड़य का प्रयोग किया जाता है, इस अड़य का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अंग और अड़य में अंतर है। अंग में यहाँ बिंदी लगा दी जाती है और अड़य में ये नीचे की तरफ बिंदी लगा दी जाती है। तो ये इस अड़य और इस अड़य में भी अंतर है। ये अड़य कब लगते हैं आप जानते हैं भली भांति से। जैसे सड़क लिखना हुआ तो सड़क में ये अड़य नहीं लगेगा, ये अड़य लिखता है। अब यहाँ पे इसके बाद ये अड़य हो गया और दूसरा क्या है, दूसरा है ढ। ये ढ, आप यहाँ भी ढ लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बिंदी नहीं लगाया। तो जब बिंदी नहीं लगाया तो यहाँ पे हम बिंदी लगा देंगे, इन दोनों अड़य और ढ। तो ये ढ, अब यहाँ पर इन दोनों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मिटा करके इसका नाम लिख देते हैं। इसको क्या कहते हैं, आप देखिए, इन दोनों व्यंजनों को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन अड़य और ढ होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। अब इसी को, यानी कि यह जो अड़य और ढ है, इसका पहले प्रयोग किया जाता था। यानी कि जब आपकी, तो ये हिंदी आपका आज जो है मिक्सिंग, यानी कि मिक्स में हो गया। जब आपके कबीरदास जी, रहीमदास जी या इस तरह मीराबाई, जितने भी दोहे बनाए गए हैं, उस दोहे में इसे अड़य और ढ का प्रयोग ज़्यादा होता था। इसलिए ज़्यादा होने की वजह से उत्क्षिप्त व्यंजन, और इसीलिए इनका प्रयोग ज़्यादा होने की वजह से ये शुद्ध हिंदी के अक्षर माने जाते हैं। शुद्ध हिंदी के अक्षर, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यह जो है शुद्ध हिंदी है। अड़य और ढ क्या है, ये शुद्ध हिंदी, यानी कि पूर्ण हिंदी में विकसित वर्ण, पूर्ण हिंदी में ये जो है पूर्ण हिंदी में विकसित वर्ण है। पूर्ण हिंदी में वर्ण है, विकसित वर्ण है। तो ये आपका 5वां अक्षर, यानी कि 5वां क्वेश्चन पूछा गया। 5वां क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया कि ये अड़य और ढ ये कौन से वर्ण हैं। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं, यानी उत्क्षिप्त वर्ण हैं। और ये अड़य और ढ क्या होते हैं, पूर्ण हिंदी में वर्ण हैं, पूर्ण हिंदी में विकसित वर्ण हैं। तो आप इतनी बात समझ में आपको आ गया होगा, आप समझ गए होंगे भली भांति। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या है। अब इन्हीं व्यंजनों को हम तोड़ करके इसके संधि विच्छेद करेंगे। अब वो संधि विच्छेद आप देखेंगे कि हमारे अगले वीडियो में इससे संबंधित हमारे अगले वीडियो आएगा, और हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिए, क्योंकि हम पहले ही आपको वादा कर चुके हैं कि ये जितना भी हम पढ़ाएंगे ये सभी सटीक टॉपिक होगा। और ये सटीक टॉपिक की वजह से आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा दावा है कि आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्ण से संबंधित, आपका कोई भी प्रश्न इस वर्ण से संबंधित अगर होगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। चाहे आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े IAS, PCS, TGT, PGT, नेट, JRF कुछ भी तैयारी कर रहे हों, ये हमारा वर्ण आप पढ़ करके जाइए, वर्णमाला पढ़ करके जाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कहा था। आइए, अगला टॉपिक हमारा इसी से संबंधित होगा, और वो अगले टॉपिक की, यानी कि अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।